गुड मॉर्निंग बच्चों। नीतीश गुड मॉर्निंग, ज्योति वेरी गुड मॉर्निंग, कोमल गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। रोहित कुमार गुड मॉर्निंग, अजीत जय हिंद, सबिता गुड मॉर्निंग, प्रियंका गुड मॉर्निंग, रौनक विद्या गुड मॉर्निंग, मुनमुन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको मेरे ओर से गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और 2020 का कल अंतिम दिन होगा 31, और उसके बाद हम लोग एक नवीन वर्ष में प्रवेश करेंगे। एक नवीन वर्ष में एक नवीन उत्साह के साथ। अमन सुप्रभात, ठीक है। और मुनमुन ने सही कहा कि 2020 भी अच्छा रहा, क्योंकि हमें हमेशा हमेशा सकारात्मक रहना है, बी पॉजिटिव, ठीक है। उजाला गुड मॉर्निंग, ठीक है। और हम मान के चलेंगे कि 2021 हमारे लिए और अच्छा होगा, और सुंदर होगा, खुशियों से भरा होगा, समृद्धि होगी, उत्सव होगा, सुख होगा और शांति होगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपना विषय। और जैसा कि आप जानते हैं, आकाश जय हिंद, आज हमारा विषय होगा 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह का कारण, मतलब द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857। और इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस विद्रोह के पीछे कारण क्या था, वो कौन से कारक थे जिसके वजह से पलासी के 100 साल के बाद ब्रिटिश सरकार को एक ऐसा विद्रोह का सामना करना पड़ा जिसके कारण ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। और टूटा भी, बिखरा भी, लेकिन फिर जुड़ गया। तो बच्चों, सबसे पहला काम करेंगे हम कि अपनी सुविधा के लिए हम इस विद्रोह के कारणों को कई भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। जैसे एक कारण हम लेंगे राजनीतिक, एक कारण हम लेंगे राजनीतिक, दूसरा कारण हम लेंगे प्रशासनिक और न्यायिक, तीसरा कारण लेंगे हम सैनिक, क्योंकि सेना ने विद्रोह किया था, तो ये भी एक कारण है। इसके बाद हम लेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण,
आर्थिक के बाद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारण, यानी जिस तरह से फ्रांस में क्रांति हुई थी, रूस में क्रांति हुई थी, उसके पीछे भी ये सारे कारण थे। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, 1917 में रूस में क्रांति हुई, 1949 में चीन में क्रांति हुई, 1776 में अमेरिका में क्रांति हुई। तो जिस तरह से उन क्रांतियों में कई कारक उत्तरदायी थे, उसी तरह से इस विद्रोह के पीछे भी कोई एक कारण नहीं था, इसमें कई कारण थे और सभी कारणों का सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि यह विद्रोह हुआ। इसलिए परीक्षा में जब भी हमें लिखना होगा तो भले परीक्षा में जो सवाल है उसका मुख्य डिमांड क्या है, राजनीतिक। मान लो ऐसा प्रश्न बनाया है, कि जिसमें केवल राजनीतिक कारण को दिखाया गया है, तो भी हम क्या करेंगे बच्चों कि अन्य कारणों को भी लिखेंगे, थोड़ा लिखेंगे लेकिन जरूर लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 आपके सामने 5 कारणों को हमने दर्शाया है। अमन सुन लो ध्यान से, पहले सुन लो फिर बताते हैं। 5 कारणों को हमने दर्शाया है, लेकिन मान लो कि प्रश्न में केवल एक कारण को फोकस किया गया, मान लो केवल आर्थिक को फोकस किया गया। हम प्रश्न बनाकर दिखाते हैं। मान लीजिए कि प्रश्न ये पूछा कि the economic exploitation by the British led to create the revolt of 1857। मान लो सवाल ये आ गया, ध्यान से पढ़िए। The economic exploitation by British led to create the revolt of 1857। यानी अंग्रेजों के द्वारा किए गए आर्थिक शोषण के कारण 1857 का विद्रोह हुआ। सवाल आ गया। अब इस क्वेश्चन में जो मुख्य फोकस किया गया है वह केवल आर्थिक कारण पर फोकस किया गया है, इसमें अन्य कारणों का जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रश्न में अन्य कारणों को नहीं बताया गया है, केवल पूछा गया है कि क्या आर्थिक कारण ही था। तो ध्यान रखना, जब इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपने आंसर को 2 भागों में बांट देंगे।
दो भागों में बांट देंगे और दो भागों में बांटने के बाद 50% 50% जो आंसर होगा वह फोकस होगा किस पर? केवल आर्थिक पर फोकस होगा 50%। 50% जो है फोकस होगा केवल आर्थिक पर, क्योंकि सवाल केवल आर्थिक पर बनाया है। और शेष 50% में आप 1, 2, 3 और 4 इन चारों के बीच जो शेष 50 बचता है उसको आप बांट देंगे और लास्ट में निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि वास्तव में 57 की क्रांति या विद्रोह केवल आर्थिक परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इन सभी कारणों का सम्मिलित प्रभाव था। यही आपका निष्कर्ष होगा और यही आंसर लिखने का तरीका होता है कि जो पूछा उसको हम अधिक फोकस करेंगे 50%, 60%, 50-60% और उसके साथ जो अन्य कारण हैं उनके लिए हम क्या करेंगे कि शेष 40 या 50% को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बच्चे गलती क्या करते हैं कि आर्थिक पूछा है तो केवल आर्थिक लिख दिया, बाकी कारणों को छोड़ दिया। तो आप बताइए, क्या 57 की क्रांति में केवल आर्थिक भूमिका थी? नहीं, आर्थिक कारण के साथ ही साथ इन कारणों का भी योगदान था और तब जाकर के आपका आंसर सही माना जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं विषय की ओर। अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी विद्रोह हो या क्रांति हो या आंदोलन हो, जब उस आंदोलन का हम अध्ययन करते हैं तो अपनी सुविधा के लिए उसे कई भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, ताकि हम उस विद्रोह के पीछे जो पृष्ठभूमि है उसको हम समझ सके या उसका हम सही चित्रण कर सके। तो बच्चों, सबसे पहला हम लेते हैं राजनीतिक। आज हम लोग 1-1.5 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं। इस 1-1.5 महीने के बीच में इनमें से ऐसा कोई कारण नहीं है जो आप नहीं जानते। जिस तरह से सरकार के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत में साम्राज्य का विस्तार किया गया, वही कारण है राजनीतिक, पलासी से लेकर के 1849 तक। तो आइए जरा हम समझाते हैं आपको। ठीक है, और इसके बारे में आप पहले से लिख चुके हैं, आपको याद आएगा कि आप पहले से लिखे हैं। ठीक है, देखिए, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। ठीक, इसमें आप देखेंगे चूंकि जो ब्रिटिश कंपनी है वह साम्राज्यवादी है, समझिए, वह साम्राज्यवादी है। उसका उद्देश्य है कि भारत से राजस्व प्राप्त करना, भारत से राजस्व प्राप्त करना। ठीक, उसका उद्देश्य है भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना,
एकाधिकार करना, उसका उद्देश्य है भारतीय कच्चा माल पर अधिकार करना, अधिकार स्थापित करना। उसका उद्देश्य है कि भारतीय बाजार पर अधिकार करना। यह ब्रिटिश कंपनी का उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी जो है विस्तारवादी नीति का सहारा लेती है, विस्तारवादी नीति का सहारा लेती है। और इसके तहत कंपनी क्या करती है, यहां से शुरू करती है 1757 पलासी से शुरू करती है, बंगाल से शुरू करती है, और बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहां कर्नाटक, ये हैदराबाद, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये पूरा मालाबार, ये राजस्थान और ये पंजाब, यानी 1757 से लेकर 1849 तक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा लगभग पूरा हिंदुस्तान पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। 1859 का मतलब हुआ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। पलासी से सेकेंड एंग्लो सिख वॉर तक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। ठीक है, जिसका परिणाम होता है कि यहां के देशी शासक ब्रिटिश कंपनी से नाराज हैं, क्योंकि एक विदेशी कंपनी भारत में आकर के यहां के देशी शासकों को उनके राज्यों से वंचित कर देती है। तो सबसे पहला कारण तो यही हुआ कि ब्रिटिश कंपनी की विस्तारवादी नीति के कारण भारतीय शासकों में असंतोष। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हेडिंग रहेगा राजनीतिक कारण, हेडिंग रहेगा राजनीतिक कारण। उसमें सबसे पहला पॉइंट, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, उसमें सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिए। ब्रिटिश कंपनी की विस्तारवादी नीति के कारण, ब्रिटिश कंपनी की विस्तारवादी नीति के कारण भारत के भारतीय शासकों में असंतोष पैदा होना, भारतीय शासकों में असंतोष पैदा होना, क्योंकि भारतीय शासकों को उनके राज्यों से वंचित कर दिया गया। भारतीय शासकों को उनके राज्यों से वंचित कर दिया गया। ठीक, दूसरा लिखिए, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
कई तरह के बहाना बनाए गए, कई तरह के बहाना बनाए गए। कभी घेरे की नीति, कभी घेरे की नीति, घेरे की नीति, तो कभी सहायक संधि, तो कभी हड़प नीति, तो कभी हड़प नीति, तो कभी हड़प नीति, तो कभी नेपोलियन का आक्रमण, तो कभी नेपोलियन का आक्रमण, तो कभी मध्य एशिया से रूस का आक्रमण, तो कभी नेपोलियन का आक्रमण, तो कभी मध्य एशिया से रूस का आक्रमण। ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे आशा है कि इन चीजों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, केवल हम रिमाइंड कर रहे हैं। आपको सब याद है, केवल हम लोग रिमाइंड कर रहे हैं। क्योंकि याद कीजिए, जब हम लोग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पढ़ रहे थे तो हमने बंगाल पढ़ा, हमने पंजाब पढ़ा, हमने मराठों के बारे में पढ़ा, हमने मैसूर के बारे में पढ़ा। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, केवल रिमाइंड कर रहे हैं। तीसरा लिखिए, तीसरा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा मुगल शासक बहादुर शाह के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। मुगल शासक बहादुर शाह के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें लाल किला छोड़ने के लिए कहा गया, उन्हें लाल किला छोड़ने के लिए कहा गया। कॉमा दीजिएगा, कॉमा दे करके। लिखिए, पेशवा, पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र, के दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र का मतलब होता है एडॉप्टेड सन। दत्तक पुत्र का मतलब होता है, दत्तक पुत्र का मतलब होता है एडॉप्टेड सन, यानी जिसको हमने गोद लिया है, गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है ना, सही बात है, ठीक है। लिखिए, नाना साहब को, नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया गया, पेंशन देने से इनकार कर दिया गया, कॉमा दे करके। रानी लक्ष्मीबाई को, रानी लक्ष्मीबाई को भी उनके क्षेत्र से वंचित कर दिया गया, उनके क्षेत्र से वंचित कर दिया गया। कॉमा दे करके, कुशासन के आरोप लगाकर, कुशासन के आरोप लगाकर अवध को, कुशासन के आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। संक्षेप में पैरा बदल करके,
संक्षेप में एक विदेशी कंपनी ने भारत को हड़प लिया। एक विदेशी कंपनी ने भारत को हड़प लिया। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये एक तरह से पॉलिटिकल कारण है, राजनीतिक कारण है, जिसके वजह से आप देखोगे कि यहां के जो देशी शासक थे, जो भारतीय शासक थे, उनके मन में आक्रोश था, असंतोष था, शत्रुता था। वे अवसर चाहते थे कि कोई अवसर मिल जाए ताकि हमसे जिस राज्य को छीन लिया गया है, उस राज्य को पुनः हम प्राप्त कर लें। ये आक्रोशित थे, और जैसे ही सिपाहियों ने अवसर दिया, ये सारे शासक इकट्ठा हो गए। इनको लगा कि समय आ गया है कि हमारा हुकूमत हमारे पास आ जाएगा। ये अलग बात है कि हमारे पास योजना नहीं था, संगठन नहीं था, कार्य पद्धति नहीं था, कार्यक्रम नहीं था, बेहतर नेतृत्व नहीं था, हमारे पास संसाधन का अभाव था, जिसकी वजह से हम हार गए। लेकिन हम प्रयास तो किए, हमने प्रयास किया, सफलता नहीं मिला, ये अलग बात है। तो सबसे पहला कारण ये हो गया, पॉलिटिकल कारण। ध्यान दीजिएगा। अब मैं लेता हूं प्रशासनिक और न्यायिक कारण। तो हेडिंग डालिए, प्रशासनिक और न्यायिक कारण। ये भी आप जानते हैं, आपको याद आएगा जब मैं बताऊंगा। लिखिए, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा आधुनिकता के नाम पर लेकिन अपनी साम्राज्यवादी आर्थिक हितों के अनुरूप, हमने कहा ब्रिटिश कंपनी के द्वारा आधुनिकता के नाम पर लेकिन अपनी साम्राज्यवादी आर्थिक हितों के अनुरूप भारत में शासन एवं प्रशासन में कई तरह के परिवर्तन लाया गया। वे सकारात्मक तो थे, लेकिन उनका स्वरूप नस्लवादी था। ठीक, फुल स्टॉप। ब्रिटिश कंपनी के द्वारा स्थापित प्रशासनिक एवं न्यायिक संस्थाओं में भारतीय लोगों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव था।
संवेदनशीलता का अभाव था। एक तो इन संस्थाओं में 1833 के अधिनियम के बाद भी 1833 के अधिनियम के बाद भी भारतीय लोगों का पर्याप्त भागीदारी नहीं थी। पर्याप्त भागीदारी नहीं थी। पर्याप्त भागीदारी नहीं थी। और दूसरी ओर ये संस्थाएं भारतीय लोगों, सामान्य भारतीय लोगों की, दूसरी ओर ये संस्थाएं सामान्य भारतीय लोगों के लिए हितकारी नहीं थी। ये उनके समझ से परे थी। ये उनके समझ से परे थी। पंचायती व्यवस्था के द्वारा स्थापित समरसता, सामुदायिकता, समाप्त हो गई। पैरा बदल करके संक्षेप में लिखिए, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा स्थापित व्यवस्था भारतीय लोगों के हितों के अनुरूप नहीं थी। क्योंकि इनका स्वरूप शोषणकारी एवं प्रतिक्रियावादी थी। और शायद इसीलिए संथाल जैसे कई विद्रोह हुए। फुल स्टॉप। इस बात को समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आप देखोगे कि शुरुआती दौर में जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आई और सबसे पहले बंगाल को जीता,
पलासी बक्सर के द्वारा। तो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा आप देखोगे कि 1765 से लेकर और 72 के बीच में, याद करो, 1765 से लेकर और 1772 के बीच में जब द्वैध शासन लागू रहा, तो कंपनी ने बंगाल के शासन प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई भी परिवर्तन नहीं किया। प्रशासन हो गया, शासन हो गया, न्याय हो गया, सेना हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, एजुकेशन हो गया, कोई भी परिवर्तन नहीं। नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं किया। यथा स्थिति बनी रही, यथा स्थिति बनी रही, चलने दो। लेकिन जब भारत में वारेन हेस्टिंग आता है, जब भारत में वारेन हेस्टिंग आता है, तो उसी समय से नो हटने लगा। ये नो जो है हटने लगा। अब क्या होने लगा? चेंज होने लगा, अब बदलाव होने लगा। बदलाव शुरू किया जब कॉर्नवालिस आया। इसके बाद जब कॉर्नवालिस आया, कॉर्नवालिस उसने बहुत बदलाव किया। प्रशासन में बदलाव किया, शासन में किया, न्याय में किया, सेना में किया और इकोनॉमी में भी किया, आर्थिक क्षेत्र में भी किया। यानी कॉर्नवालिस के समय से जो ब्रिटिश कंपनी का जो स्वरूप है, वह धीरे धीरे राज्य बनने लगा। राज्य, इसके पहले वह केवल कंपनी थी व्यापार करने वाली। लेकिन कॉर्नवालिस ने क्या किया? उस कंपनी को धीरे धीरे राज्य में तब्दील करना शुरू किया, उसको राज्य बनाने के दिशा में काम करना शुरू किया। और कॉर्नवालिस के बाद जैसे जैसे गवर्नर जनरल आते गए, वैसे वैसे परिवर्तन होता गया। इसका मतलब साफ है, समझिए बात को। इसका मतलब साफ है कि जैसे जैसे इंग्लैंड में बदलाव हो रहे थे, वैसे वैसे भारत में भी बदलाव हो रहे थे। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई बदलाव नहीं। लेकिन जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई और उसका तेजी से विकास होने लगा, तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि यदि हिंदुस्तान में हम बदलाव नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान का शोषण कैसे करेंगे? क्यों भाई? सीधी सी बात है, आप समझिए, आप समझिए। ये प्रशासन है और ये शासन है। आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे, ये शासन है, ये प्रशासन है। प्रशासन क्या करता है? शासन को सपोर्ट करता है। शासन को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये इसको सपोर्ट करता है, बिना इसके ये चल नहीं सकता। तो ये क्या करता है? यह इसमें बदलाव करता है, परिवर्तन करता है, ताकि यह हमें बेहतर ढंग से सपोर्ट कर सके। अब सोचिए, पहले हमारे यहां आईसीएस ऑफिसर हुआ करते थे। ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासनिक सेवा को कहा जाता था भारतीय सिविल सेवा।
ब्रिटिश काल में आईसीएस का मुख्य उद्देश्य था कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थिर बनाओ, स्थिर बनाओ। लेकिन जब हम स्वतंत्र हो गए तो हमने इससे कहा, इन अधिकारियों से कहा कि नो, अब यहां पर कोई साम्राज्य नहीं है भैया, अब लोकतंत्र है, अब तुम्हें जनता की बात को सुनना पड़ेगा। अब हम इसको ट्रेनिंग देते हैं आईएएस को, तो हम कहते हैं कि सुनो, तुम सेवक हो, तुम स्वामी नहीं हो। इसलिए जब जिला में कलेक्टर बनकर जाओगे तो वहां एक सामान्य व्यक्ति भी आएगा, उसकी बात को सुनोगे। अब तुम नहीं कह सकते हो कि नो नो, तुम ब्लैक हो, हम व्हाइट है, हम तुम्हारी बात को कैसे सुने। अब ये नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे इंग्लैंड में परिवर्तन हुआ उसके अनुरूप भारत में भी परिवर्तन, ताकि यहां के संसाधनों को हम दोहन कर सके, नंबर 1, ताकि हिंदुस्तान में हमारी साम्राज्य लंबे समय तक स्थिर बनी रहे। और इसके लिए जरूरी था कि शासन प्रशासन को हम प्रशिक्षित करें, उन्हें ट्रेनिंग दें, उनमें बदलाव करें। क्योंकि हमसे पहले जो भारत में शासन प्रशासन है वह हमारे हितों के अनुरूप नहीं है, ठीक है। और सब मिलाकर के आप देखोगे कि इनके द्वारा जो प्रशासन दिया गया, इनके द्वारा जो न्याय दिया गया, उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं था। आपको याद होगा कि जब हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे तो संथालियों ने यही बात कहा कि हम किसके पास न्याय मांगने जाएं। हम थाना में गए तो थानेदार ने कहा कि भागो यहां से। जब कोर्ट में गए तो जज ने कहा जाओ यहां से। और हम जाकर के अपनी शिकायत को वहां बताए कि साहब, ये साहूकार हैं, ये जमींदार हैं, ये व्यापारी हैं, ये लोग हमारे माल को, हमारे धन को छीन रहे हैं, हमारे जमीन को छीन रहे हैं, हमसे बिना पारिश्रमिक के श्रम करवा रहे हैं, बेट बेगारी। लेकिन हमारी बातों को बिल्कुल नहीं सुना गया। तंग होकर के, अंत में परेशान होकर के हम लोगों ने कहा कि अब विद्रोह ही करना पड़ेगा। ये इस बात की ओर संकेत करता है बच्चों कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जिन संस्थाओं को स्थापित किया गया उसमें हमारे प्रति सहानुभूति नहीं था, हमारे प्रति संवेदनशीलता नहीं था। और यही वजह है कि हमने उनका बहिष्कार किया, क्योंकि उनका स्वरूप क्या था? नस्लवादी था। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब लिखिए सैनिक, तीसरा लिखिए सैनिक। सैनिक कारण लिखिए, सैनिक कारण लिखिए, सैनिक कारण लिखिए, डैश देकर के। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी के भारतीय सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया, भारतीय सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया, भारतीय सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया। प्रश्न यह है कि सिपाहियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? विद्रोह क्यों किया? विद्रोह क्यों किया? क्योंकि
ब्रिटिश सैन्य व्यवस्था में, ब्रिटिश सैन्य व्यवस्था में कुछ अंतर्निहित विसंगतियां विद्यमान थी। कुछ अंतर्निहित विसंगतियां का मतलब होता है दोष, विद्यमान थी। जैसे नंबर वन, पहला सेना में भर्ती कमा दे करके प्रमोशन, वेतन, भत्ता आदि में भेदभाव, आदि में भेदभाव। एक डैश लिखिए। हैदर अली जैसा योग्य व्यक्ति, मैसूर का एक सिपाही से सुल्तान बन सकता है, लेकिन ब्रिटिश कंपनी के सेना में वह सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन ब्रिटिश कंपनी की सेना में हैदर सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि सेना का स्वरूप नस्लवादी है, क्योंकि सेना का स्वरूप नस्लवादी है। नंबर 2 पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को अपने धार्मिक चिन्हों को, अपने धार्मिक प्रतीकों को, प्रदर्शित करने का अनुमति नहीं था। अपने धार्मिक प्रतीकों को प्रदर्शित करने का अनुमति नहीं था। डैश, हिंदू द्वारा टीका लगाना, हिंदू सैनिक द्वारा टीका लगाना, सिखों का जूड़ा बांधना, सिखों का जूड़ा बांधना और मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी रखना, इत्यादि। फुल स्टॉप। तीसरा पॉइंट, 1854 में, 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया।
डाकघर अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा निशुल्क पत्राचार मतलब अपने घर पर लेटर भेजना, निशुल्क पत्राचार करने की सुविधा को समाप्त कर दिया गया। निशुल्क पत्राचार करने की सुविधा को समाप्त कर दिया गया। यानी बच्चों, पहले क्या था कि कोई भारतीय सिपाही अपने घर पर पत्र भेजना चाहता है तो उसके लिए पैसा नहीं लगता था। अब नियम बन गया कि जो भी लेटर आप भेजेंगे उस पर एक न्यूनतम शुल्क अदा करना पड़ेगा, यानी आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, 1856 में 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार ब्रिटिश सेना में भर्ती होने वाले, जिसके अनुसार ब्रिटिश सेना में भर्ती होने वाले भारतीय सिपाहियों को यह शपथ लेना पड़ता था, शपथ लेना पड़ता था कि सेवा के दौरान, उनके सेवा के दौरान उन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है। उनके सेवा के दौरान उन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है, चाहे वह जगह, चाहे वह स्थान समुद्र के पार क्यों न हो। सेवा के दौरान उन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है, चाहे वह स्थान समुद्र के पार क्यों न हो। अर्थात समुद्र लांघने का अर्थ अपनी जाति से वंचित हो जाना, अर्थात समुद्र लांघने का अर्थ अपनी जाति से वंचित हो जाना, अपनी जाति से वंचित हो जाना। डैश डैश भारतीय संस्कृति की रूढ़िवादी परंपरा, फुल स्टॉप। भारतीय संस्कृति की रूढ़िवादी परंपरा, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आपको थोड़ा सा रोकेंगे हम, क्योंकि यहां से आपके सामने
मैं एक विस्फोटक प्रश्न देने जा रहा हूं। यहां पर थोड़ा सा सावधान हो जाइए। सवाल यह है कि जॉन लॉरेंस प्लस शीले क्या सही कहते हैं? आर फुली राइट when they say it was a सिपाही mutiny? It was a सिपाही mutiny? सवाल यही है और यह यूपीएससी का सवाल है। यह सवाल यूपीएससी में आ चुका है। और सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि वॉज द रिवोल्ट ऑफ 1857 ए सिपाही म्यूटनी? क्वेश्चन मार्क। यह सवाल यूपीएससी में आ चुका है, पढ़िए ध्यान से। वॉज द रिवोल्ट ऑफ 1857 ए सिपाही म्यूटनी? क्या 57 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था? कमेंट, टिप्पणी कीजिए। यूपीएससी का सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आज का मेरा पहला सवाल है, नोट कर लीजिए। ये आज का मेरा पहला सवाल है और कई सवाल हम देंगे, लेकिन समय आने दीजिए। सही समय आएगा, संदर्भ आएगा तो हम प्रश्न करेंगे। एक संदर्भ आया तो मैंने प्रश्न कर दिया। बिना संदर्भ के प्रश्न करना उचित नहीं होता है, उसको खराब माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, बिना सही समय के प्रश्न पूछना खराब होता है। प्रियंका, ये बताओ, मान लो बिना वजह तुमसे हम कोई प्रश्न करें तो कोई नाराज हो जाएगा? अरे भाई क्यों प्रश्न कर रहे हो, क्या बात है, क्या हो गया? हाँ, यदि संदर्भ आया है तो हम प्रश्न करेंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। बिना संदर्भ के प्रश्न करना किसी को भी बुरा लग सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सवाल यह है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले विद्रोह का जो बैनर है, बैनर का मतलब झंडा होता है, विद्रोह का झंडा, बगावत का झंडा सिपाहियों ने उठाया। तो फिर हम लोगों ने पढ़ा कि बगावत का झंडा सिपाहियों ने क्यों उठाया? तो आपने कारण लिया, एक कारण, दो कारण, तीन कारण, राइट। तो प्रश्न यह है बच्चों कि क्या हम शीले अथवा जॉन लॉरेंस के कथन से सहमत हैं? क्योंकि दोनों ने ही कहा है कि 57 का विद्रोह क्या था? सिपाही विद्रोह था। दोनों ने कहा कि 57 का विद्रोह क्या था? सिपाही विद्रोह था। दोनों ने कहा, और आपने कारण भी देख लिया, आपने कारण भी देख लिया। लेकिन इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका संकेत मैं बता सकता हूं, उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। और हां, इसका संकेत भी मैं नहीं बताऊंगा।
वह बताएंगी एक महान इतिहासकार, इंग्लैंड का एक महान हिस्टोरियन है, महिला है, लेडी है, उनके कथन के द्वारा मैं इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। और उनका कथन अपने आप में एक प्रश्न है, वो भी आपका प्रश्न हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए बच्चों, ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है और उनका नाम है जूडिथ ब्राउन। आप नाम सुने होंगे, उनका नाम है जूडिथ ब्राउन, उनका नाम है। ठीक है, वो क्या लिखती है जरा उनको देखा जाए। 187 पेज में दिया हुआ है। हां, देखिए, लिखिएगा आप भी। हिस्टोरियन है जूडिथ ब्राउन। ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है। ठीक, राइट। इन्होंने लिखा, सिंगल में लिखिएगा, एट द टाइम, लिखिए हमारे साथ, एट द टाइम द ब्रिटिश पीपल right preferred to see the events largely as a military mutiny, understandably as any wider interpretation would have cast doubts on the nature of राज। ठीक, ये देखिए, ये कथन है, जूडिथ ब्राउन का कथन है। और ध्यान दीजिएगा, मेरा अनुभव कहता है कि अभी आपको लगेगा कि सर कितना गहराई में ले जा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए, आने वाले समय में यह मेरा बोर्ड
यह मेरा बोर्ड और मेरा क्वेश्चन आपके सामने होगा, और तब जाकर के आपको लगेगा कि सर ने बताया था, यह प्रश्न आ गया। क्योंकि जो ये नाम है जूडिथ ब्राउन, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। अब सोचिए, बिपिन चंद्रा जैसा इतिहासकार, सुमित सरकार जैसा इतिहासकार ने इनसे, इनके किताब से मैटर लिया है लिखने के लिए। इसका मैं हिंदी बोलता हूं, और इसका हिंदी ही जो मैंने प्रश्न किया था कि क्या सिपाही विद्रोह था, उसका उत्तर बता देगा। इसका हिंदी ही या ये स्टेटमेंट ही जो है उस प्रश्न का उत्तर बताता है। उसको ध्यान से सुनिए आप, ठीक है? देखिए, प्रश्न कह रहा है, लिखिए हिंदी, लिखिए, लिखिए हिंदी, उस समय लिखिए, डाउट्स लिखा है, डाउट्स ऑन द नेचर ऑफ राज, ऑन द नेचर ऑफ राज, ऑन द नेचर ऑफ राज। सभी बच्चे इसको लिख लिए? पहले मुझे बताइए, आप सभी इसको लिख लिए? सबका हो गया? ठीक है। देखिए बच्चों, एक बात को ध्यान रखना है कि मैं जानबूझ करके, सुनिए मेरी बात को, मैं जानबूझ करके अंग्रेजी और हिंदी दोनों बताता हूं। यह मेरा स्ट्रेटजी है, कारण कि यूपीएससी परीक्षा में जो सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वह दोनों भाषाओं में छपे होते हैं। और मेरा अनुभव कहता है कि कभी कभी हिंदी में इतना जटिल शब्द होता है, इतना कठिन शब्द होता है कि जिसका अर्थ समझ में नहीं आता है। जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं, जैसे डीडी बसु ले लीजिए। जो भारतीय संविधान डीडी बसु ने लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे तो आपका सर जो है, क्या सर में दर्द होने लगेगा, क्योंकि इतना कठिन शब्दों का प्रयोग किया है कि आपको समझ में नहीं आएगा। और वही अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मेरा मकसद यही है कि जिस तरह से यूपीएससी काम करता है, उसी तरह से हमें भी काम करना है। ये मेरा स्ट्रेटजी है, ध्यान दीजिएगा, और इसका फायदा मिलेगा आपको। एक तो अंग्रेजी इंप्रूव हो जाएगा, अंग्रेजी भी इंप्रूव हो जाएगा, और दूसरी बात कि परीक्षा में जाएंगे तो क्या लिखना है, दोनों भाषाओं के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। लिखिए, लिखिए, उस समय ब्रिटिश लोगों ने उस समय ब्रिटिश लोगों ने तत्कालीन घटनाओं को एक सिपाही विद्रोह के रूप में, एक सैन्य विद्रोह के रूप में, सैन्य विद्रोह के रूप में देखना पसंद किया, देखना चाहा, देखना पसंद किया या देखना चाहा। क्योंकि इन घटनाओं का बृहद व्याख्या
इन घटनाओं का बृहद व्याख्या ब्रिटिश साम्राज्य के प्रकृति के ऊपर, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रकृति के ऊपर संदेह पैदा कर सकता था, संदेह पैदा कर सकता था। ये देखिए कितना बेहतर आंसर है आपका सवाल का जो हमने किया था, क्योंकि इन घटनाओं का बृहद व्याख्या ब्रिटिश साम्राज्य के स्वरूप पर संदेह प्रकट कर सकता था या संदेह पैदा कर सकता था। आप समझे इसका मतलब? इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि जूडिथ ब्राउन का कहना है, जूडिथ ब्राउन का कहना है कि यदि अंग्रेज इसे सिपाही विद्रोह नहीं मानते, यदि अंग्रेज इसे एक सिपाही विद्रोह नहीं मानते तो उनके सामने समस्या था कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार की नीतियों में दोष है जिसके कारण भारतीय लोग आक्रोशित होकर बगावत कर दिए। सीधी सी बात है। यह कहना किसका है? जूडिथ ब्राउन का कहना है कि यदि सरकार नहीं मानेगी कि यह सिपाही विद्रोह नहीं था, यह सिपाही विद्रोह था, सॉरी, यदि सरकार नहीं मानेगी कि यह सिपाही विद्रोह नहीं था तो उससे मानना पड़ेगा कि हमारी नीतियों में दोष है और जिसके कारण भारतीय लोग आक्रोशित हैं, और उसी आक्रोश का परिणाम है कि लोगों ने बगावत किया। तो अपने को बचाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए कि हम सही हैं, दे कॉल्ड इट वॉज ए सिपाही म्यूटनी। अपने को बचाने के लिए उन्होंने कहा यह सिपाही विद्रोह है। इसके पहले भी हुआ था। वो कहते हैं कि सिपाहियों में कुछ असंतोष था जिसको हम दूर कर देंगे। हमको समझ में आ गया कि सिपाहियों में क्या असंतोष, उसको हम दूर कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यह कि वे लोग अपनी छवि को बचाना चाहते थे कि भारतीय लोग हमसे नाराज नहीं है, केवल सिपाही नाराज है। यह बात गलत है। तो चलिए जरा लिखिए, वहां से लिखिए जहां से आपने शुरू किया था। लिखिए आप बताएंगे आपने क्या लिखा है। लास्ट सेंटेंस, आपका लास्ट सेंटेंस क्या था, बताएंगे आप? जल्दी बताइए, जल्दी से। आप लोग का लास्ट सेंटेंस क्या था? थोड़ा बढ़िया से लिखिए इंद्रजीत, इंग्लिश में लिखिए थोड़ा अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और करिए स्पष्ट। चलिए लिखिए, बताते हैं, लिखिए। हाँ आप लिखिए, मैं बताता हूं। लिखिए प्रश्न यह है, लिखिए प्रश्न यह है कि क्या 1857 के विद्रोह को
सिपाही विद्रोह मानना उचित होगा? क्या 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहना उचित है? क्वेश्चन मार्क। उचित के बाद आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। जैसा कि उसके बाद, जैसा कि ब्रिटिश लेखक एवं प्रशासक कहते हैं, जैसा कि ब्रिटिश लेखक एवं प्रशासक कहते हैं, ठीक। देखिए उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह के दौरान घटित होने वाली घटनाओं पर प्रकाश डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक सिपाही विद्रोह नहीं था। यह एक सिपाही विद्रोह नहीं था। यह एक सिपाही विद्रोह नहीं था। क्योंकि नंबर वन, पहला, क्योंकि नंबर वन, इस विद्रोह में ब्रिटिश कंपनी में, इस विद्रोह में ब्रिटिश कंपनी के लिखिएगा, के सारे भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह नहीं किया। सारे भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह नहीं किया। विद्रोह नहीं किया। बंबई एवं मद्रास की सेना शांत रही। बंबई तथा मद्रास की सेना शांत रही। यहां तक बंगाल रेजिमेंट के भी सारे सिपाहियों ने विद्रोह नहीं किया। सारे सिपाहियों ने विद्रोह नहीं किया। नंबर टू, यदि यह सिपाही विद्रोह होता, यदि यह केवल सिपाही विद्रोह होता, तो इस विद्रोह का नेता कोई सैनिक होता। यदि यह केवल सिपाही विद्रोह होता, तो इसका नेता कोई सैनिक होता, मुगल शासक नहीं। मुगल शासक नहीं। मुगल शासक नहीं। मुगल शासक नहीं। क्योंकि मुगल शासक को विद्रोह का नेता बनाकर, विद्रोह का नेता बनाकर इस विद्रोह को राजनीतिक रंग, इस विद्रोह को
राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया, राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया, राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला, यदि यह सिपाही विद्रोह होता, यदि यह सिपाही विद्रोह होता तो इस विद्रोह में नाना साहब, नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी, कुंवर सिंह, जैसे लोग सम्मिलित क्यों होते, जैसे लोग सम्मिलित क्यों होते। नेक्स्ट, यदि यह सिपाही विद्रोह होता तो इसमें किसान के साथ कुछ अन्य व्यावसायिक वर्ग, कुछ अन्य व्यावसायिक वर्ग सम्मिलित क्यों होता। क्यों होता। पैरा बदल करके थोड़े समय के लिए हम यह भी मान ले, हम यह भी मान ले कि यह सिपाही विद्रोह था, यह सिपाही विद्रोह था, तो क्या सिपाही किसान नहीं था। तो क्या सिपाही किसान नहीं था। तो सिपाही किसान नहीं था, वह ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों से, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों से असंतुष्ट नहीं था। वास्तव में वास्तव में वर्दी के रूप में दिखने वाला व्यक्ति, वास्तव में वर्दी के रूप में दिखने वाला व्यक्ति किसान ही था। वास्तव में वर्दी के रूप में दिखने वाला व्यक्ति किसान ही था, किसान ही था। खड़ी पाई। आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो गया, उत्तर के साथ कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरा प्रश्न आपके सामने करता हूं, ठीक है, लेकिन अभी उसका संदर्भ आया नहीं, अभी उसका संदर्भ नहीं आया, उसका आधा संदर्भ आ गया है, आधा आने वाला है। फिर भी मैं उस प्रश्न को लिखता हूं आपके सामने, आप लिखिएगा। बहुत बेहतर प्रश्न है। अमेरिका के इतिहासकार हैं, अमेरिकी हिस्टोरियन हैं, जिनका नाम है स्टैनली उलपर्ट। ये अमेरिकी इतिहासकार हैं,
ये अमेरिकी इतिहासकार है, इनका नाम है स्टैनली उल्पर्ट। ठीक है, राइट। देखिए ये क्या लिखते हैं, देखिए इस समय क्या है कि भारतीय लेखकों के साथ ही साथ इस समय हम कुछ विदेशी जो हिस्टोरियन हैं उनके कथन को भी लेने के लिए हम कुछ ना कुछ नए किताबों से संपर्क करता रहता हूं। अभी देखिए मैंने अभी ये किताब मंगाई है, ये किताब आज आई है मेरे पास। देखिए क्या लिखा है, एम्पायर। इस किताब में इसका जो विषय है उसमें लिखा गया कि हाउ ब्रिटेन मेड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसका विषय है। यानी हिंदी में इंग्लैंड ने आधुनिक विश्व को कैसे बनाया, हाउ ब्रिटेन मेड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये बहुत फेमस किताब है, इस किताब को कई पुरस्कार मिल चुके हैं, इनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं। ये अमेरिका का इतिहासकार है, ठीक है। तो इससे हमें कई चीज मिलेगी। अभी तो आज ही आया है, अभी आपके पास समय है, यदि मिलेगी तो हम बताएंगे, ठीक है। देखिए इसको दिखा करके हम आपको मोटिवेट करते हैं कि आपके अंदर मोटिवेशन बना रहे। हाँ, तो ये क्या लिखते हैं जरा सुना जाए। ये लिखते हैं, द रिवोल्ट ऑफ (1857) was far more than a सिपाही म्यूटनी, ए सिपाही म्यूटनी। आगे क्या लिखते हैं, यहां डॉट है, डॉट 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 डॉट, आप भी लिखेंगे डॉट डॉट डॉट। फिर क्या लिखते हैं, 8 मच लेस देन ए नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कमेंट। बहुत बेहतरीन सवाल है, और मैं बता दूं यह सवाल आया था देखिए, आप देखिएगा, यह सवाल आया था यूपीएससी एग्जामिनेशन 2016 में आया था। आप देख सकते हैं अपने घर पर, यूपीएससी एग्जामिनेशन 2016 में आया था। यह सवाल 2016 में आया था, यही सवाल था, ठीक है। तो इसे आप लिखिएगा, ठीक है, इसको लिखिएगा।
मैं हिंदी बोलता हूं इसका, लिखिए हिंदी। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह से बहुत अधिक था, एक सैनिक विद्रोह से बहुत ही अधिक था। लेकिन एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो यह सवाल जो है यूपीएससी का सवाल है, राइट। अब देखिए, यहां जो डॉट दिखा रहा है, डॉट डॉट किस लिए दिखा रहा है? डॉट दिखाने के पीछे उद्देश्य है कि आपको बताना है कि जो 57 की क्रांति है वह सिपाही विद्रोह से बहुत अधिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम, यानी इस बीच में वो है, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग लिख लिए होंगे, तो मैं आगे बढ़ूंगा। आप सभी लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग लिख लिए होंगे। जब तक आप नहीं बोल लेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रियंका आपने लिख लिया है, और बच्चे? ठीक है, ठीक है। आप लोग का आदेश है आगे बढ़ने के लिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है उजाला, उजाला हाउ आर यू? ठीक ठाक हो? इलाहाबाद में ठंडी कैसी है? इलाहाबाद में धूप निकल रहा है कि नहीं उजाला? इलाहाबाद में क्लाइमेट कैसा है? बढ़िया है, ठीक है। देखिए, उजाला मिश्रा जो है इलाहाबाद से है, और पिछले इसी साल इलाहाबाद में पढ़ाने गया था, तो जीएस उजाला मिश्रा हमसे पढ़ चुकी है ऑफलाइन, इलाहाबाद में ऑफलाइन जब क्लास चलता था। और एक होली का हम लोगों ने फोटो डाला था, किसी बच्चे ने डाला था, उस होली के कार्यक्रम में उजाला भी थी वहां पर। ठीक है, तो हमारा पुराना छात्रा है और मैं उसको बहुत ही स्नेह देता हूं, शुभकामना देता हूं। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए आप। अगला, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण लिखिए। ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियों से भारतीय लोग असंतुष्ट तथा आक्रोशित थे, आक्रोशित थे। डैश
शोषणकारी, भू राजस्व नीति, बाध्यकारी, कृषि का वाणिज्यीकरण, हस्तशिल्प, उद्योगों का विनाश, उद्योगों का विनाश, ठीक है, विनाश, सिंचाई के जगह रेलवे का निर्माण, सिंचाई के जगह रेलवे का निर्माण, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पैरा बदल करके इसका परिणाम हुआ कि जिस देश का ग्लोबल ट्रेड में, जिस देश का ग्लोबल ट्रेड में 27% का हिस्सा था, 27% का हिस्सा था, वह 3% हो गया, वह 3% हो गया, ओनली 3%। कॉमा दे करके अल्प विकास, अल्प विकास, अल्प विकास, गरीबी, तथा भारतीय ग्रामों की आत्मनिर्भरता, भारतीय ग्रामों की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। और यहीं से बगावत, और यहीं से बगावत की चिंगारी, और यहीं से बगावत की चिंगारी उभर कर आई, और यहीं से बगावत की चिंगारी उभर कर आई, जिसे कैनिंग बहुत पहले देख लिया था, जिसे कैनिंग बहुत पहले देख लिया था, जिसे कैनिंग बहुत पहले देख लिया था। हु इज कैनिंग? आई टोल्ड हु इज कैनिंग, मैंने कहा कैनिंग देख लिया था। हु इज कैनिंग? ओके आकाश, लॉर्ड कैनिंग मतलब ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग, पवन पांडे नो वायसराय। वायसराय तो बाद में बनता है, पहले गवर्नर जनरल। पहले क्रांति तो कर लो, इसके बाद वायसराय बनाओगे, अभी उसको वायसराय मत बनाइए, ठीक है। अगला लिखिए, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक कारण। सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक कारण। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति,
औद्योगिक क्रांति से जनित या उत्पन्न औद्योगिक पूंजीवाद लिखिए, आपने हेडिंग डाल दिया होगा, आप लोग हेडिंग डाल दिए होंगे। अब लिखिए, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति से जनित या उत्पन्न औद्योगिक पूंजीवाद के हितों के अनुरूप उपयोगितावाद को आधार बनाकर समाज, शिक्षा, संस्कृति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था में कई सुधार किए गए। ठीक है, इतना लिख लिया। ये सुधारवादी कार्य प्रगतिशील तो थे, ये सुधारवादी कार्य प्रगतिशील तो थे, लेकिन कहीं कहीं इनका स्वरूप नस्लवादी भी था। कहीं कहीं इनका स्वरूप नस्लवादी भी था। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, आगे लिखिए, आगे लिखिए। एक चीज ध्यान देना होगा आपको, यहां आपने लिखा है कई सुधार किए गए। यहीं पर एग्जाम्पल दे देना है, यहीं पर एग्जाम्पल दे देना है। वहां उदाहरण के लिए क्या, सती प्रथा का उन्मूलन। यहां पर सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करना, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करना। फिर कॉमा, मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करना। ठीक है, इतना आप काम करना। यहां पर आप फिर इसको जोड़ना, उदाहरण देने के बाद फिर इसको जोड़ना यहां से। ये सुधारवादी कार्य प्रगतिशील तो थे, लेकिन कहीं कहीं इनका स्वरूप रूढ़िवादी था, या क्या था, नस्लवादी था। इतना हो गया। आगे लिखिए, आगे लिखिए। देखिए,
इन सुधारों का दो परिणाम हुआ। इन सुधारों का दो परिणाम हुआ। इन सुधारों का दो परिणाम हुआ। नंबर 1, भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग, भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। डैश 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 ब्रिटिश साम्राज्य भारत के लिए वरदान है। ब्रिटिश साम्राज्य भारत के लिए वरदान है। ब्रिटिश साम्राज्य भारत के लिए वरदान है, कौमा, आधुनिकता का प्रतीक है। आधुनिकता का प्रतीक है। आधुनिकता का प्रतीक है। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला वर्ग हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, ब्रिटिश सरकार की धर्म और समाज के क्षेत्र में सुधारवादी नीतियों से भारतीय समाज का एक वर्ग असंतुष्ट भी था। भारतीय समाज का एक वर्ग असंतुष्ट भी था। जैसे राधाकांत देव के द्वारा, राधाकांत देव के द्वारा सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया गया। सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया गया। रोहित, हमने कहा कि जैसे राजा मोहन राय के द्वारा, जैसे राधाकांत देव के द्वारा सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया गया। यह रूढ़िवादी वर्ग था। यह रूढ़िवादी वर्ग था जो भारतीय समाज के आंतरिक मामलों में, किसी बाहरी हस्तक्षेप को, भारतीय समाज के आंतरिक मामलों में किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार करने के योग्य नहीं मानता था। स्वीकार करने के योग्य नहीं मानता था, चाहे वह हस्तक्षेप अच्छा क्यों न हो। किसी बाहरी इंटरफेरेंस को अच्छा नहीं मानता था, चाहे वह इंटरफेरेंस अच्छा ही क्यों ना हो। मतलब कि हम अच्छा करना चाहते हैं, बट आप मुझे नहीं मानते। आप कहते कि नो, आप अच्छा करो या बुरा करो, आपको मेरे मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इट वॉज सेड बाय दिस क्लास। इस क्लास का यही कहना था। इनका कहना था कि ब्रिटिश एम्पायर हैज नो राइट टू डिफाइन इंडियन सोसाइटी। दे हैव नो राइट
to make interference in domestic affair of Indian society. ये गलत है या अच्छा है, हम देख लेंगे. Who are you? आप होते कौन है? It was said by this class. और बच्चों याद करो कि this is the class, यही वो क्लास है which took place in revolt against British. यही वर्ग है जो ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ होने वाले बगावत में क्या भाग लिया था. क्योंकि जो वर्ग कहता था कि सरकार अच्छी है, सुधारवादी है, वो तो विद्रोह से अलग रही. आपको भी याद होगा. आगे लिखिए, इसी में लिखिए, यही रूढ़िवादी वर्ग ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध होने वाले विद्रोह में भाग लिया. पैरा बदल करके आज का लास्ट पॉइंट लिखिए. पैरा, बस केवल पैरा बदलना है. लिखिए, कुछ इतिहासकार ईसाई मिशनरियों की भूमिका को भी इस विद्रोह के कारण के रूप में देखते हैं. भारतीय समाज के दोषों, डिफेक्ट्स, पिछड़ेपन, गरीबी, अशिक्षा से लाभ उठाकर ये मिशनरियां इनके धर्म को छीन लेती थी. और सरकार ने भी इसमें सहायता किया. सरकार ने भी इसमें कुछ सहायता कर दिया. ऐसे सरकार ने भी इसमें कुछ सहायता कर दिया. डैश 1850 में पारित धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, डैश के बाद 1850 में पारित धार्मिक अयोग्यता अधिनियम रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जिसके अनुसार यदि कोई भारतीय अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है तो उसको उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा. तो उसको उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा. मतलब ईसाई बन भी गया
तो उसका पिता या उसका दादा, उसका चाचा उसके संपत्ति को नहीं छीन सकते, यह कहते हुए कि बेटा अब तो तू हिंदू नहीं रहा, अब तो मुस्लिम नहीं रहा, नाउ यू बिकेम क्रिश्चियन, you became Christian, and that is why you have no power over this property. You can't say like this. आप नहीं कह सकते, because law is behind him. एक कानून उसके पीछे है. To punish you if you do this. यदि आप करते हैं किसी को संपत्ति से वंचित, तो कानून उसके पीछे खड़ा है. This is what is support given by government to missionaries to convert Indian people into Christianity. इसका मतलब यह कानून उनके पीछे था, मिशनरियों के पीछे था कि जाओ जाओ आराम से बनाओ ईसाई, और यदि उनके मन में डर होगा कि ईसाई बनने के बाद उनके पिता उनकी संपत्ति को छीन लेंगे, तो कहो नहीं भाई, ये देखो कानून बना हुआ, ये कानून है, सरकार कह रही है, ईसाई बन जाओगे तो सुविधा तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो पहले से तुम्हारा धन है वो भी तुम्हारे पास. एंड दिस इज द एंड ऑफ सेशन टुडे. और आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है बच्चों, और हम लोग फिर कल मिलेंगे, ठीक है, इसी विषय के साथ. ठीक है बच्चों, तो बी हैप्पी, बी जॉयफुल, बी सेफ, बी हेल्दी. गॉड ब्लेस यू.